सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला रिवीजन सीरीज, जहाँ पे हम लोग कम से कम समय में सारे कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज को रिवाइज करते हैं। ये अपना 6th पार्ट है ऑफ द चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स, जहाँ पे हम लोग एक्सरेज को डिस्कस करने वाले हैं। राइट, हमने ऑलरेडी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 कंप्लीट कर रखा है, जहाँ पे वी हैव डन एटॉमिक स्ट्रक्चर, फोटो इलेक्ट्रिक, डुअल नेचर, रेडियो एक्टिविटी एंड योर न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और इसके अलावा और भी बहुत से टॉपिक्स किए हैं, सभी एक प्लेलिस्ट में है, उसका भी लिंक आपको नीचे मिलेगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरेज को, और जुलाई अटेम्प्ट में इसके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चंस पूछा गया था, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस बिकम्स अ बिट मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक सिंपल सी कहानी है इलेक्ट्रॉन की जो एनोड से जाके टकराने वाला है। ठीक है, आइए चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग एक्सरेज के बारे में। इस वीडियो का, इस सेशन का पीडीएफ नोट आपको नीचे मिलेगा, लेकिन आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप इसको सुने, आपको ज़्यादा दिमाग में फिर रिटेन रहेगा। ठीक है, जो सब टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज योर सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सरेज, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, वेरी इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूअस एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, कंप्लीट स्पेक्ट्रम एंड एट द लास्ट मोजलीज लॉ। ठीक है, इसमें से 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और दोनों पे ही आपको क्वेश्चंस पूछा गया था जुलाई में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो अपना एक्सरेज होता है उसका वेवलेंथ का ऑर्डर 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास का रहता है। ठीक है, अगर इसके हायर एंड पे जाए तो 100 एंगस्ट्रॉम के आसपास, और अगर लोअर एंड पे आ जाए तो 0.1 एंगस्ट्रॉम के आसपास ये रहता है। यहाँ पे 2 वेराइटी का अपना एक्सरे है, वन इज योर सॉफ्ट एक्सरे एंड ये आपका होता है हार्ड एक्सरे। हार्ड एक्सरे क्या होता है, उसका वेवलेंथ बेसिकली कम रहता है, यानी कि उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, और सॉफ्ट एक्सरे में उसका वेवलेंथ ज़्यादा है, यानी कि उसका एनर्जी कम होगा। राइट, अब ये वेवलेंथ कम ज़्यादा कैसे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, दैट बेसिकली इज डिपेंडिंग ऑन दिस बैटरी, ऑन दिस पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो आइए इस डायग्राम को समझ लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। राइट, तो ये जो आपके सामने एक ट्यूब दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कोलीज ट्यूब। राइट, साइंटिस्ट के नाम पे ही है। यहाँ पे आपके सामने कैथोड है, ये अपना एक एनोड है। राइट, कैथोड को हम लोग इलेक्ट्रिकली हीट करते हैं, यानी कि यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। किस प्रोसेस से, तो थर्मो आयोनिक एमिशन हो रहा है यहाँ पे। राइट, तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो जाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराने के लिए इस डिस्चार्ज ट्यूब में यहाँ पे आपके सामने एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया गया है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको एक्सेलरेट होगा, और यहाँ आते आते इस इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी आ जाएगा सर, तो वो आ जाएगा E/V। राइट, ये आपका एनोड है। एनोड का जो मटेरियल होता है, जनरली आपने शायद एग्जाम्पल कहीं ना कहीं देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल मॉलिब्डेनम। ठीक है, और भी कुछ हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन आता है एनोड के साथ, ये कोलाइड करता है, और यहाँ से आपको एक्सरे एमिट होता है। ठीक है, अच्छा, अब एक्सरे के प्रोडक्शन के ऊपर 2 इसका कैटेगरी है। राइट, इलेक्ट्रॉन क्या तो अंदर एंटर करने के बाद इस एटम के किसी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा या फिर नहीं करेगा। अगर कोलाइड करता है तब जो एक्सरे का फॉर्मेशन होता है, हम लोग उसको नाम देते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, और अगर कोलाइड नहीं करता है तब जो एक्सरे का फॉर्मेशन होता है हम उसे कहते हैं कंटिन्यूअस एक्सरेज। राइट, और उस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं ब्रेमस्टलॉन्ग रेडिएशन। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कंटिन्यूअस एक्सरेज की। तो कंटिन्यूअस एक्सरेज में यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, जस्ट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर फिगर। ये आपको उस एनोड के मटेरियल का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया वो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो अभी एंटर करने वाला है। इस इलेक्ट्रॉन के पास सर एनर्जी कितना है, तो वो है आपके पास E/V। राइट, अब हम लोग यहाँ पे वो केस ले रहे हैं जब ये इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड नहीं करने वाला है, विच इज द मेजॉरिटी केस, क्योंकि हमें पता है कि एक एटम में ये जो स्पेस होता है वो मेजरली वेकेंट है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो बिना इम्पैक्ट किए ही यहाँ से निकलने वाला है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कर रहा होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स खासकर जो इस न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है, इस न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ये बहुत जल्दी डिसेलरेट कर जाएंगे, इसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स के साथ ऐसा होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है, और इस केस में वो एक्सरे होगा। अगर उस रेडिएशन का
वेवलेंथ, एक्सरे के वेवलेंथ के रेंज में होगा तो हम उसे एक्सरेज कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस एक्सरे का जो एनर्जी होगा, दैट एनर्जी इज गोइंग टू बी द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी जो था और जो बाद में होने वाला है, राइट। इसका एनर्जी डिक्रीज हुआ है, E1 से E2 हुआ है, देन व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एक्सरे, E1 माइनस E2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस एक्सरे का मैक्सिमम एनर्जी कितना हो सकता है, दैट इज व्हेन E2 विल बी 0, यानी कि इलेक्ट्रॉन इतना डिसेलरेट हो जाए कि वो कंप्लीटली स्टॉप ही हो जाए, उसका स्पीड 0 हो जाए। सो दैट इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ दिस एक्सरे। और अगर एक्सरे का एनर्जी मैक्सिमम है, यानी कि उस एक्सरे का वेवलेंथ मिनिमम है, और उसी वेवलेंथ को हम लोग नाम देते हैं कट ऑफ वेवलेंथ, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा गया था इस बार एग्जामिनेशन में, राइट। तो कट ऑफ वेवलेंथ यानी कि मिनिमम वेवलेंथ जो कि प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू कैपिटल V, यानी कि लैम्डा मिनिमम यानी कि कट ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू HC अपॉन E मैक्सिमम और HC अपॉन E इंटू कैपिटल V। और आप इसको इस तरीके से ध्यान रखें ताकि अगर कोई न्यूमेरिकल पूछता है तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। 12431 अपॉन कैपिटल V एंगस्ट्रॉम। आपको सवाल में अगर ये V दे रखा है, आप यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये उसका स्पेक्ट्रम प्लॉट है, राइट। आप इस फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इस V को इंक्रीज करेंगे तो ये लैम्डा मिनिमम और डिक्रीज करेगा, राइट। तो एक तो ये भी तरीका होता है कि अगर आप इस वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ कम होता है, यानी कि हार्ड एक्सरेज, राइट। आप यहाँ पे प्लॉट में भी देख सकते हैं, आप जैसे जैसे 20 किलोवाट, 30 किलोवोल्ट, 50 किलोवोल्ट, राइट, तो हायर दी V वैल्यू लोअर दी लैम्डा मिनिमम। ठीक है, बढ़िया है। और इस प्लॉट को हम लोग ये भी कहते हैं एक्सरेज कंटिन्यूम रेडिएशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की। अभी तक हमने क्या देखा कि आपका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से कोलाइड नहीं किया था, लेकिन मान लीजिए कि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर कर रहा है और वो किसी इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग केसेस हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन K शेल के इलेक्ट्रॉन से इंपैक्ट करे, या फिर L शेल के इलेक्ट्रॉन से इंपैक्ट करे, M शेल के इलेक्ट्रॉन से इंपैक्ट करे, एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि वो K शेल के इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है, और अगर इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी विच वॉज E इंटू कैपिटल V K शेल के इलेक्ट्रॉन के बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा हुआ, राइट। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है सर? तो K शेल का इलेक्ट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है कि इस इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी दिया जाए ताकि वो यहाँ से फ्री हो जाए। ठीक है, तो अगर इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इस K शेल के इलेक्ट्रॉन के बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा हुआ, देन ड्यूरिंग इम्पैक्ट ये K शेल का इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो मान लीजिए निकल गया, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन अब आगे मूव कर रहा है, एक तो वही होगा इंसिडेंट वाला और एक आपका हो जाएगा K शेल का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे भैया आ गया वैकेंसी। अगर यहाँ पे वैकेंसी आ गया है तो ऊपर जो हायर ऑर्बिट में आपको इलेक्ट्रॉन्स है उनसे रहा नहीं जाएगा और वो यहाँ से जंप मारेंगे नीचे। अब हो सकता है कि L शेल का इलेक्ट्रॉन जंप मारे, या फिर M शेल का इलेक्ट्रॉन जंप मारे, या फिर N शेल का इलेक्ट्रॉन जंप मारे। ठीक है, नाउ डिपेंडिंग अपॉन किस शेल से इलेक्ट्रॉन जंप मार रहा है उसी के हिसाब से आपको फोटोन भी रिलीज होगा। एटॉमिक वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है तब आपको एक फोटोन भी रिलीज होता है। तो मान लीजिए कि आपका L शेल से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कूदता है, जंप मारता है। अगर वो इस तरीके से जंप मारेगा, राइट, तो जो फोटोन एमिट हुआ है उसका वेवलेंथ तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं। उसका वेवलेंथ कितना हो जाएगा? उसका वेवलेंथ हो जाएगा hc अपॉन डेल्टा ई, वे डेल्टा ई इज द एनर्जी डिफरेंस ऑफ द L एंड K शेल, राइट, hc अपॉन EL माइनस EK। ठीक है, बढ़िया है। अब ये जो आपका एक्सरे हुआ ना, इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं K अल्फा। अगर L शेल से इलेक्ट्रॉन कूदता है K पे, तब जो आपका एक्सरे बनेगा उसे हम कहते हैं K अल्फा। अगर M शेल से इलेक्ट्रॉन जंप मारता है K पे, तब जो आपका एक्सरे बनेगा हम उसे बोलेंगे K बीटा। और अगर आपका N शेल से K पे जंप मारेगा उसे हम बोलेंगे K गामा एंड सो ऑन।
राइट तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये आपका हो जाएगा के सीरीज। जिस तरीके से एटॉमिक में हमने देखा था लाइमैन सीरीज, बामर सीरीज, पार्शन सीरीज, यहाँ पे भी आपका सीरीज है, इसको हम लोग बोलते हैं के सीरीज, यानी कि हायर ऑर्बिट से आपका इलेक्ट्रॉन के में जंप मार रहा है तो वो होगा के सीरीज, राइट लेकिन हमेशा ऐसा हो ज़रूरी तो नहीं, क्या पता ये इलेक्ट्रॉन एल शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ कर दे। इन दैट केस हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन एल में कूदी मारेगा। अगर वैसा हो रहा है तब हम लोग उसको बोलेंगे एल सीरीज, राइट तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि किस किस तरीके से आपका सीरीज बन सकता है। इसे एक्सप्लेन करने की अब मुझे शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो आपको कॉन्सेप्ट भरी बातों को ध्यान में रखना है कि वेवलेंथ कंपैरिजन करना आपको आना चाहिए, राइट इसके ऊपर सवाल बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें के बीटा और के अल्फा की, राइट तो आपसे हम पूछ सकते हैं कि बताओ इसमें से किस वाले का वेवलेंथ कम होगा। तो आपने देखा था ना कि वेवलेंथ इज इनवर्सली रिलेटेड टू डेल्टा ई, राइट तो अगर आपका बात करें हम लोग के अल्फा की, यानी कि एल से के में जंप करना, तो यहाँ पे आपका जो डेल्टा है वो कम है, लेकिन के बीटा के केस में आपका डेल्टा जो है डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ द शेल वो आपको ज़्यादा है। तो अगर डेल्टा ई ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा, यानी कि वेवलेंथ ऑफ के बीटा इज गोइंग टू बी लेस दैन वेवलेंथ ऑफ के अल्फा, ठीक है। और इसी चीज़ को अब आप कंप्लीट स्पेक्ट्रम प्लॉट में भी देखेंगे। अभी तक हमने जो देखा था वो सिर्फ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देखा था, राइट यहाँ पे हमने बनाया है कंप्लीट स्पेक्ट्रम। आप देख सकते हैं कि ये वाला है आपका कंटिन्यूअस पोर्शन वाला चीज़, और बीच बीच में आपको जो यहाँ पे कुछ पीक्स दिखाई दे रहे हैं वो आपको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं के बीटा सबसे लेफ्ट साइड होगा क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। फिर योर यहाँ पे आपका आ जाएगा के अल्फा। अगर यहाँ पे हमने के गामा को भी बनाया होता तो वो के बीटा के लेफ्ट साइड आता, ठीक है। ये आपका हो जाएगा कंप्लीट स्पेक्ट्रम, राइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक विच इज़ योर मोजलीज लॉ। अगर हम डायरेक्टली फॉर्मूले की बात करें, राइट जो कि जेईई मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका है उसका डायरेक्ट लॉ, दैट इज अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। किसका फ्रीक्वेंसी सर? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, राइट। अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ए, ब्रैकेट में है आपका z इज योर एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा। सो बेसिकली ये जो z माइनस सिग्मा है ना, ये आपको होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, राइट। ये जो आपका लॉ है ना, ये जो आपका फॉर्मूला है वो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के लिए है, ठीक है। z माइनस सिग्मा आपका होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, एंड सिग्मा की वैल्यू इन द केस ऑफ के सीरीज एक्सरे इज गोइंग टू बी 1। आपको ये बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आप चाहो तो इस चीज़ का एक छोटा सा ब्रीफ डेरिवेशन भी देख सकते हो। वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, राइट आप इसका फॉर्मूला ये देख सकते हो। ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है देखने में जैसा कि हमने एटॉमिक वाले चैप्टर में भी देखा था, लेकिन दैट वाज फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, राइट। यहाँ पे आपको सिर्फ z माइनस सिग्मा एक वेरिएशन आया, चेंज आया है, राइट। तो z माइनस सिग्मा आपका होता है यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, राइट। तो अगर हमसे कोई फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो फ्रीक्वेंसी आपका हो जाएगा c/λ, तो 1/λ, यानी कि इस पूरे टर्म को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वाला इक्वेशन बन के आएगा। और अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट ले तो आपको ये वाला इक्वेशन बन के आ जाएगा, वेयर स्मॉल a जो कि एक कांस्टेंट है वो ये हो जाएगा फॉर अ पर्टिकुलर एक्सरे, ठीक है। इसको अगर हम स्टेटमेंट में समझे तो आप देख सकते हैं कि रूट फ्रीक्वेंसी राइट अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, यानी कि अगर हम लोग रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर का ग्राफ बनाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। उसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है, या आपको y = mx + c टाइप का एक ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया है। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है मॉडर्न फिजिक्स में, देन वी हैव डन all the previous year questions of your February attempt, March attempt and July attempt, ठीक है। सभी का लिंक आपको नीचे मिलेगा, आप जाइए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और अपने इस श्योर शॉर्ट मॉडर्न फिजिक्स के सिंपल चैप्टर्स को और मजबूत कीजिए, ठीक है। हम लोग मिलते रहेंगे, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट दैट बेल आइकन, एंड वी शैल मीट इन मोर वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।